Hello बच्चों, let us read this question. This question says, during conductivity measurement based on Wheatstone bridge principle using conductivity cell, alternating current AC is used because a direct current would lead to. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलिसिस एंड पोलराइजेशन, ऑप्शन सी पॉलीमराइजेशन एंड पोलराइजेशन और ऑप्शन डी पोलराइजेशन। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूजिंग अ कंडक्टिविटी सेल, तो अल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है क्योंकि डायरेक्ट करंट से कौन सी चीज़ें होंगी। सो हमें वही पता लगाना है कि जब हम डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो अगर हम देखें नॉर्मली जो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टू मेज़र एन अननोन रेजिस्टेंस। सो अगर हम देखें तो अगर हमने 4 रेजिस्टेंस लिए हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे, एंड यहाँ पे कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर, और ये जो पूरा सिस्टम है वो कनेक्टेड है यहाँ पे एक बैटरी से। सो ये होता है नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं और उसमें से एक को लेटस से हम वेरी कराते हैं, और इस तरीके से हम लेटस से हमारा यहाँ पे R1 है अननोन रेजिस्टेंस, सो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। सो ये होता है नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज का फंक्शन। बट यहाँ पे हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है और हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी मेजर करनी है। सो इस केस में हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसको हमें यूज़ करना होगा एक आयोनिक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो हमारे पास आयोनिक सॉल्यूशन होगा। सो ये चीज़ करने में हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं उसमें से सबसे पहला वाला चैलेंज ये है कि जब हम डायरेक्ट करंट पास करते हैं नॉर्मल केस की तरह, तो होता क्या है यहाँ पे कि जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन की उसमें चेंज आ जाता है। अब इस चेंज के लिए जो 2 फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे पहला वाला फैक्टर है इलेक्ट्रोलिसिस। सो होता क्या है कि जब हम डायरेक्ट करंट पास करते हैं थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो इस कारण से जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है उसमें केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती हैं, और ये चीज़ें होती हैं एट दी इलेक्ट्रोड्स, और इस कारण से मटेरियल का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सो इस कारण से हमने किया क्या कि अगर हम डायरेक्ट करंट पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू तो केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएंगी इलेक्ट्रोड्स पे, और इस कारण से डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स स्टार्ट हो जाएगा और हम जो कंडक्टिविटी है वो प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो एक प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो है पोलराइजेशन। सो हमने जब डायरेक्ट करंट पास किया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। सो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिस्टॉर्ट कर देगी नेगेटिव क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एनायन में प्रेजेंट होंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव एटॉमिक न्यूक्लियाई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। यानी कि हमने जब डायरेक्ट करंट पास किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो नेगेटिव क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव एटॉमिक न्यूक्लियाई की तरफ डिस्टॉर्ट कर देगी
और ये जो डायरेक्शन है वो फील्ड के अपोजिट होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होता है। बट जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो वो उसके अपोजिट काम करेगी और नेगेटिव क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव एटॉमिक न्यूक्लियाई की तरफ डिस्टॉर्ट कर देगी, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इस कारण से होगा क्या कि स्लाइट सेपरेशन ऑफ चार्ज आ जाएगा, और यहां पे जो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज आया वो क्या करेगा, एटम के एक साइड को थोड़ा पॉजिटिव बना देगा और दूसरे साइड को थोड़ा नेगेटिव, और इसी कारण से जो कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपरली कैरीड आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे जो दो प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं जब हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं तो वो है इलेक्ट्रोलिसिस और पोलराइजेशन। इसलिए इन दोनों प्रोसेस को काउंटर करने के लिए हम डायरेक्ट करंट की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में ये दोनों प्रोसेस नहीं हो पाएंगे और हम प्रॉपरली हमारे पास जो कंडक्टिविटी मेजरमेंट रिक्वायर्ड है वो कर पाएंगे। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें दोनों प्रोसेसेस इलेक्ट्रोलिसिस एंड पोलराइजेशन दी हुई हैं और जो ऑप्शन ए, सी और डी हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।